सबसे पहले बात आतंकी के कबूलनामे की। वो आतंकी जिसने दिल्ली में ब्लास्ट की बड़ी साजिश रची और उसको उन जगहों पर ले जाकर पूछताछ की गई जिस जगह पर यह प्लानिंग की गई थी, यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर धौज गांव तक एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर पहुंची। वहीं थोड़ी देर में शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। शोएब जो कि उमर का साथी है, शोएब जिसने उमर को बम बनाने में मदद की और उमर को पनाह देने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शोएब ने उमर को पनाह दी थी जिस वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। एनआईए ने फरीदाबाद से उसे गिरफ्तार किया है। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर की मदद की थी। शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। उमर और मुजम्मिल को अच्छी तरह से वो जानता था। शोएब मेवात से मरीज लेकर उमर और मुजम्मिल के पास जाता था। शोएब ने उमर उन नबी को नूह में अपनी साली के यहाँ रुकवाया था और अन्य जगहों पर उसे शरण दी थी। इसके अलावा उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी किया था। अब उस शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में शोएब को पेश किया जाएगा। शोएब जिसने उमर को पनाह दिलाई और जिसने उमर को मदद की, यह भी कहा जा रहा है कि उमर बम बनाता था, इसकी जानकारी भी शोएब को थी। थोड़ी देर में शोएब को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए की टीम शोएब को थोड़ी देर के बाद एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी, क्योंकि उमर का सबसे बड़ा मददगार दिल्ली में कोई था तो ये शोएब था, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय का काम किया करता था। पहले इसको लेकर ये जानकारी मिली थी कि एक इलेक्ट्रीशियन था, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वार्ड बॉय का काम करता था और इसने ही अपनी साली के घर में उसको किराए पर कमरा दिलाया था। काजल और जतिन इस वक्त साथ में जुड़े। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, कितने देर में शोएब की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में? बिल्कुल, जो हमें जानकारी मिल रही है कि लंच के बाद शोएब की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की जाएगी और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो गेट एक तरीके से सैनिटाइज यहां पर कर दिया गया है। जैसे ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात होंगे और उससे आप समझ लीजिए कि कुछ ही मिनटों बाद जो शोएब की पेशी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में शोएब 7वीं गिरफ्तारी है एनआईए की। शोएब वो डायरेक्ट लिंक है उमर का, जिसने मदद की थी उमर की तमाम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में। नूह में अगर 10 दिन उमर रहा तो शोएब के कहने पर रहा। शोएब ने ही अपनी एक रिलेटिव जो कि उसकी साली है उसके घर में उमर को पनाह जो है वो दी थी और 10 दिन वो नूह और आसपास के इलाकों में ही रहता रहा। इस तरीके की भी जानकारी अभी तक मिल रही है कि उमर जब नूह में था शोएब की साली के घर पर, तो वो कमरे के अंदर बंद रहा, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और अंदर तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ वो प्रशिक्षण करना या तमाम ऐसी बातें जो कि इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है। शोएब को गहन पूछताछ के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया और अब से कुछ देर बाद पटियाला हाउस कोर्ट में शोएब की पेशी होगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि मैक्सिमम डेज की कस्टडी शोएब की एनआईए मांगेगी, क्योंकि शोएब से हटकर और कौन लिंक है उस बारे में भी जानकारी जुटाना जरूरी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शोएब जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराता था, शोएब डायरेक्ट उमर और मुजम्मिल के टच में पिछले काफी समय से था। नूह के आसपास के जितने भी पेशेंट्स थे उनको डायरेक्ट उमर से मिलवाना, मुजम्मिल से मिलवाने का काम करता था। दरअसल एनआईए ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है कि मरीजों की आड़ में क्या कोई पैरेलल नेक्सस खड़ा करने की कोशिश इन सभी लोगों की थी, क्योंकि इस तरीके से भी जानकारी सामने आई कि अपने आप को लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराना या वहां पे लोकल सपोर्ट हासिल करने के लिए वो लोगों को रेडिकलाइज करते थे, लोगों को गुमराह करते थे, उनसे दोस्ती करते थे और जरूरत पड़ने पर उनसे जुड़ी हुई चीजों का फायदा भी वो साफ तौर पर उठाते थे। शोएब से पूछताछ में इस नेक्सस से जुड़े जो बाकी लोग हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश एनआईए की रहेगी। यही कारण है कि एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में एनआईए तैयार कर रहा है। शोएब की मैक्सिमम डेज की कस्टडी मांगी जाएगी। अमूमन पिछले केसेस में देखा गया कि चाहे वो आसिफ हो या उसके अलावा मुजम्मिल, शाहीन हो, उन सबकी 10 दिन की कस्टडी मिली है, उस जैसी तस्वीरें होंगी। लेकिन शोएब जो कि उमर का डायरेक्ट लिंक मदद प्रोवाइड करवाने में और कैसे मेवात के लोगों को मुजम्मिल और उमर से वो मिलवाता था, दोस्ती कराता था, इस नेक्सस को तोड़ने का काम अब एनआईए करेगी। और यही कारण है कि 7वीं गिरफ्तारी शोएब की और इनसे और कितने लोग जुड़े हैं उन सभी के बारे में जानकारी जुटाने का काम अब एनआईए करती नजर आएगी। तलाश पहले से भी जतिन एनआईए की टीम और पुलिस को थी, क्योंकि शोएब ने ही उमर को घर दिलवाया था, ये पहले से ही साफ था और इसलिए फरार चल रहा था। वापस लौटेंगे आपके पास, एक और बड़ी खबर है, फिर काजल के पास जाएंगे। हरियाणा पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सभी के कागजात चेक कर रही है। सभी के कागजात चेक कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले लोग हों या अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोग हों, उन सभी के पेपर चेक किए जा रहे हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस मंशा से आए हैं। ये पूरी जानकारी इन लोगों से ली जा रही है।
सभी लोगों के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वहां काम करने वाले लोग हैं या आसपास के लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी चलते हैं, काजल इस वक्त साथ में जुड़ी हुई है। काजल, और क्या कुछ चेक किया जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली धमाके के बाद लगातार जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास सटे हुए गांव है या फिर आसपास, यहाँ पर अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर मेडिकल की दुकानें हैं, आसपास कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर हरियाणा पुलिस जो है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। और वो जो नॉर्मल चेकिंग होती है कि किसी भी तरीके की कोई साजिश तो नहीं है या फिर जो ये यहाँ पर मेडिकल है उनसे पूछताछ की किसी के बारे में कोई सबूत या कोई सुराग हो, इस तरीके की चेकिंग लगातार चल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें जो 7वीं गिरफ्तारी हुई है शोएब की, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात कही जा रही है उससे ये साफ होता है कि क्या मेन किरदार या फिर किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को कहां से खरीदना है, कहां पर रहना है, कहां पर खाना खाना है, किस रास्ते से जाना है, गाड़ी कहां से खरीदनी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये सब कुछ आता है। यानी क्या मेन किरदार जो है वो शोएब है जो पूरे तरीके से सपोर्ट देकर और सब कुछ बता रहा था कि किस तरीके से कहां से अमोनियम नाइट्रेट बरामद करना है। क्योंकि कल जब मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम लगातार सबसे पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, अल फलाह यूनिवर्सिटी में करीब 4 घंटे तक उससे पूछताछ की, सभी कमरों में जहां पर वो जाता था, जिससे वो मिलता था, चाहे वो कैब ड्राइवर की बात हो, चाहे अलग अलग रूम्स की बात हो। रूम नंबर 13 सबसे ज्यादा फेमस रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वहां पर बैठकर पूरे ग्रुप में चर्चा होती थी कि आगे का प्लान क्या है। और आपको बता दें इस पूरे मामले में विस्फोटक बनाने में नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल किया गया है, पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें वहां से एक मशीन जो पीसने वाली होती है उसे बरामद किया गया था, नीली मशीन। तो क्या ये चीनी पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? नेल पॉलिश को इकट्ठा किया गया। दूसरी तरफ आपको बता दें जो अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में धौज के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बरामद किया गया, क्या ये सब कुछ ये पूरा मैप क्या शोएब समझाता था उमर को? क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर विस्फोटक बरामद किया गया, गाड़ी जो है वो मंडी में जाते, आपको बता दें कि जो मंडी है यहाँ से आसपास के इलाकों में, वहां पर जाते थे शोएब, उमर और शाहीन की बात करें हम, चाहे मुजम्मिल की बात करें, सभी वहां पर जाते थे। तो क्या ये सब कुछ जो जहां पर ये मैप गाड़ियां घूम रही थी, क्या वो पूरा मैप जो है वो शोएब ही समझाता? ठीक है काजल, वापस लौटेंगे। जतिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, अफगानिस्तान या सीरिया शिफ्ट होना चाहते थे आतंकी। मुजम्मिल उमर का विदेश में शिफ्ट होने का पूरा प्लान था। पहले भी आतंकी उमर और उसका साथी टर्की जा चुके थे। टर्की में कुछ हैंडलर से भी उन्होंने मुलाकात की थी। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी टर्की में कोड नेम से हैंडलर से मिले थे, आतंकी ट्रेनिंग भी ली थी इन लोगों ने और इनका प्लान था कि अफगानिस्तान या सीरिया भाग जाएं। लेकिन उसके पहले ही उमर ने ब्लास्ट कर दिया और खुद भी ब्लास्ट हो गया। फिदाइन हमला किया उसने और मुजम्मिल जो कि अब गिरफ्त में है एनआईए की, अब उससे पूछताछ की जा रही है। जतिन साथ में जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। जतिन, अफगानिस्तान या फिर सीरिया भागने की कोशिश थी, लेकिन उसके पहले ही एक तरफ ब्लास्ट हो जाता है, फिर मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। वहीं एक और खुलासा ये भी हो रहा है कि मुजम्मिल के कई और बड़े प्लान थे जिनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है।